कहानी का नाम दादा दादी का प्यार। संजना की शादी सुमित के साथ तय हो गई थी। फरवरी में शादी की तिथि भी तय कर दी गई थी। दादी की चहेती पोती थी, इसलिए दादी हमेशा उसे अपने आंखों के सामने ही रखती थी। अब तो 2 महीनों में चली जाएगी, इसलिए दादी ने सबको वार्निंग दे दी कि संजना कोई भी काम नहीं करेगी, मेरे साथ ही ज्यादा वक्त बिताएगी। सब हंसने लगे। दादी, आप भी संजना के साथ दहेज में चले जाओ। ये सुनते ही वे गुस्से से सबकी तरफ देखती थी। ऐसा कहीं होता है क्या? जैसे होता तो शायद वे चली भी जाती। एक दिन जब दादी संजना से बातें कर रही थी, उनकी आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, अब ससुराल ही तेरे लिए सब कुछ है। जाते ही अपनी मनमानी करने की ना सोचना। पहले सबका दिल जीतना, फिर अपने आप ही सब तेरे आगे पीछे घूमेंगे। प्यार से रहेगी तो सबका प्यार तुझे मिलेगा। वैसे मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुझे बहुत ही अच्छे संस्कार मिले हैं। संजना ने कहा, दादी, वह सब छोड़िए और आप अपने बारे में बताइए ना। मैंने कभी आपके और दादाजी के बारे में कुछ पूछा ही नहीं था। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप दादाजी से कैसे मिली, कब मिली, आप दोनों की शादी कैसे हुई, ये सब। दादी हंसने लगी। जब वे अपने बिना दांत वाले मुंह से हंसती थी तो बच्चे के समान लगती थी। दादी, हंसो नहीं, बताओ ना, क्या करेगी सुनकर। बेटा, ये तो बहुत साल पहले की बात है। पर संजना नहीं मानी। मुझे तो सुनना ही है, कहकर जिद करने लगी। दादी ने कहा, ठीक है सुन, पर एक शर्त है, किसी से कहना नहीं, ठीक है ना? संजना ने कहा, ठीक है दादी, जल्दी शुरू करो, मैं तो उतावली हो रही हूँ। दादी ने कहा, सुन, मेरे पिताजी गांव के बहुत बड़े जमींदार थे। खेती बाड़ी थी, बहुत पैसे वाले थे। उसी जमाने में मेरा दूसरा भाई फौज में काम करता था। घर में नौकर चाकर सब थे। बहुत ही संपन्न परिवार था। मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। मेरे पिताजी जब मैं छोटी थी तभी गुजर गए थे, इसीलिए सब मुझे बहुत प्यार करते थे। बड़ा भाई पिता की तरह ही मेरा देखभाल करता था। मैं 9 साल की हो गई। एक दिन माँ ने बड़े भाई से कहा, रमेश, अपनी दोनों बहनों का विवाह तो तूने 6 साल में ही कर दिया था। कावेरी के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? छोटी है कि कर कब तक उसे बिन ब्याहे घर में रखेगा? रमेश ने कहा, माँ, मैं भी देख रहा हूँ, पता नहीं सब शादी वाले ही मिल रहे हैं। छोटी सी बच्ची को दूसरी शादी वाले को देकर भेज नहीं सकते ना, इसलिए सोच रहा हूँ। वैसे मैंने सबको बताकर रख दिया है। माँ ने कहा, पास के गांव में मेला लगा है, कावेरी वहां जाना चाहती है, इसलिए ले जाने के लिए सोच रही हूँ। तेरी बुआ के ससुराल वाले वहीं रहते हैं, उनके घर में ही रात को रहेंगे। उन्हें भी बता देती हूँ, कोई अच्छा नेक लड़का है तो हमें बताएं। रमेश ने कहा, ठीक है माँ, मैं कल आप दो लोगों के लिए जाने का इंतजाम कर देता हूँ। दूसरे दिन मैं और मेरी माँ मेला देखने गए। वहां जिनके घर गए थे, उनके घर में भी एक लड़का था जिसका नाम नीलेश था। उस जमाने में उसने बीए किया था। मेरी माँ को वह लड़का बहुत पसंद आ गया। उस लड़के की विधवा बुआ उनके घर में ही रहती थी, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। उस रात हम लोग उनके ही घर रुके थे। उसकी बुआ को भी मेरी माँ और मैं पसंद आ गए थे। खैर, मुझे तो ये सब कुछ मालूम नहीं था। हम वापस आ गए। उस दिन घर में सब लोग खाना खाकर आराम से बातें करते हुए बैठे थे। रमेश भैया ने माँ से पूछा, आप वहाँ सबको बताऊंगी अच्छे रिश्तों के लिए कह रही थी, बताया ना? माँ ने कहा, हाँ, मैंने बताया तो था, पर तेरी बुआ के रिश्तेदार के घर के बेटे को मैंने देखा है, पढ़ा लिखा है, दिखने में भी बहुत सुंदर है। उसका नाम नीलेश है। उसकी बुआ को भी कावेरी पसंद आई है। बात चला कर देखो। रमेश ने, ठीक है माँ, मैं उनके बारे में पता लगाता हूँ। कुछ दिनों बाद फिर घर के लोगों की बैठक बैठी। भाई ने कहा, इसके लिए अच्छे रिश्ते ही नहीं मिल रहे। मैं माँ की गोद में सोकर उनकी बातें सुन रही थी। मैंने कहा, नीलेश के साथ मेरी शादी करा दो ना, मुझे वह बहुत अच्छा लगता है। सब जोर से हंसने लगे। उस समय इतनी समझ भी नहीं थी कि कैसे बातें करनी है। बस घर वालों की तकलीफ देखकर कह दिया। भाई ने कहा, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, उसकी तो अभी नौकरी भी नहीं है। तो मैंने कहा, आपके पास है ना, आप दे दो या नौकरी दिला दो। परिवार वालों ने भी सोच समझ कर
मेरी शादी नीलेश से करा दी। कावेरी अभी छोटी थी तो ससुराल भेजकर फिर वापस घर बुलाया गया। कावेरी के भाई नीलेश को स्कूल की नौकरी दिलाना चाहते थे, परंतु उसे वह नौकरी पसंद नहीं थी। उसे मालूम था कि उसकी पढ़ाई ने से उसे बहुत अच्छी नौकरी मिल जा सकती थी। उसके एक दोस्त ने, जो उसका क्लासमेट था, बताया कि कलकत्ता में अच्छी सी नौकरी है जो तुम्हें मिल सकती है, इसलिए जल्दी से आ जाओ। नीलेश को मालूम था कि कावेरी के भाई उसे छतरपुर से बाहर नहीं जाने देंगे। उस समय कलकत्ता जाना मानो अभी के अमेरिका जैसा था। नीलेश ने जाने का निश्चय कर लिया और मुझसे मिलने मेरे घर आ गए। उस समय मैं बगीचे में बैठी थी। मेरे पीछे खड़े होकर उन्होंने धीरे से पुकारा, कावेरी। मेरा नाम सुनते ही मैं पीछे पलटी। नीलेश को देख मैं शर्मा गई और डर भी लगा कि कोई देख ना ले। उन्होंने कहा, मैं सब देख कर आया हूँ, घर में कोई नहीं है। फिर कहा, सुनो, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, मुझे वहाँ नौकरी मिल रही है। जैसे ही मैं घर ले लूंगा तो मैं आकर ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है। जब मैं कल से नहीं दिखूंगा तो तुम्हारे भाई और मेरे घर वाले कुएं, नदी, नाले, सब जगह मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर तुम अपना मुंह नहीं खोलना, कुछ नहीं बताना। उनका रोना धोना भी चलेगा, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, मुझ पर भरोसा करो। परंतु अगर किसी से कुछ कहा या उन्हें हिंट भी दिया तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं ले जाऊंगा, कहकर चले गए। नीलेश ने जैसा कहा वैसे ही घर में के सारे लोग सब जगह ढूंढने लगे। मुझे हंसी आ रही थी, पर उनकी बात मुझे याद आते ही दुखी होने का नाटक करती थी। मेरी बहनें भी दुखी होकर कहती थी, घर में सबसे छोटी है और देखो उसकी जिंदगी कैसी हो गई है। मैं कविता लिखती थी, मन के विचारों को चुपचाप कागज पर लिखती रहती थी। पुराना जमाना था, पति नहीं है, कहाँ गया पता नहीं है। ऐसे में अगर मैं अच्छे से कपड़े पहनकर कंघी भी करती थी तो भी माँ या भाई कहते थे, बेटा तैयार मत हो, सब हंसेंगे। 1 साल बाद नीलेश वापस आ गए। उन्हें देखते ही सब हैरान तो थे ही, साथ ही प्रश्नों की बौछार करने लगे। कहाँ थे इतने दिन, बताकर क्यों नहीं गए। नीलेश ने सबको शांत कराया और बताया कि अभी उसे कलकत्ता में नौकरी मिल गई है, 12 रुपये महीने में मिलेंगे। मैंने घर भी देख लिया है, कावेरी को लेने आया हूँ, उसे लेकर परसों चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा दिन छुट्टी नहीं मिलेगी। घर में सबकी बैठक हुई। सबको डर था कि कलकत्ता ले जाकर बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगा, मालूम नहीं। उस पर विश्वास करके बेटी को उसके साथ कैसे भेज दें। फिर सबने मिलकर ये तय किया कि मेरे साथ मेरे छोटे भाई को भी भेज दें। सबने चैन की सांस ली और मैं, नीलेश और बटुक भैया तीनों कलकत्ते के लिए चल पड़े। उन्होंने हंसते हुए कहा भी था, तुम्हारा भाई बॉडीगार्ड बनकर आ रहा है। कलकत्ता में मैंने अपनी गृहस्थी शुरू की थी। हम महीने में कम से कम 3 सिनेमा तो देख ही लेते थे। आराम की जिंदगी जी रहे थे। वहां मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर तुम्हारे पिता होने वाले थे, इसलिए मुझे वापस भाई के साथ आना पड़ा। तुम्हारे पिताजी जब 1 साल के हो गए तो तुम्हारे दादाजी का तबादला शहडोल हो गया। वहीं हम लोग सालों रहे। मेरे 4 लड़के और 4 लड़कियां हुई। मेरी माँ मेरे साथ ही रहती थी, क्योंकि मेरे ससुराल से कोई भी नहीं था। तेरे दादाजी मेल गार्ड थे। उन्होंने पैसा नहीं कमाया पर नाम खूब कमाया था। उनकी नौकरी में ये एक रिकॉर्ड था कि मेल कभी देर से नहीं जाती थी और ना देर से आती थी। इसीलिए लोग उन्हें देखते ही जय हिंद गार्ड साहब कहते थे। इतने सालों में हमारे बीच कभी भी ऊंची आवाज में बात भी नहीं हुई। बच्चे बड़े हुए, सबकी शादियां कराकर हम दोनों कभी बड़े बेटे या छोटों के घर जाकर रहते थे। इसी बीच तेरे दादाजी को लकवा हो गया। कुछ साल ऐसे ही बिस्तर पर थे। मैं ही उनकी देखभाल करती थी। फिर एक दिन वे मुझे छोड़कर चले गए। तब से आज तक मैं अकेले ही अपनी जिंदगी जी रही हूँ। बड़ी बहू बहुत अच्छी है, वह मेरी देखभाल कर रही है। बस अब इंतजार है कि कब मुझे मुक्ति मिलेगी। यही मेरी कहानी है। संजना ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, वाह दादी, आपने तो लव मैरिज किया है। दादी ने हंसते हुए कहा, चल हट बदमाश, और जोर जोर से हंसने लगी। मैं सोच रही थी कैसा सच्चा था उनका प्यार। बिना लड़े झगड़े उन्होंने इतने साल एक दूसरे के साथ बिताए। उनके कदमों पर झुककर मैंने उनका आशीर्वाद लिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपके दिल को छुए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।